So yes, everything is good. So yes, hello everyone. I am Jeet Kumar. Welcome to all of you on this digital platform of Eternal IAS. और आज का जो एक करंट अफेयर है 2 जून का करंट अफेयर है एंड इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू द प्रीलिम्स, रिलेटेड टू द मेंस, सारी चीजों को हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। आई होप आपको जो लास्ट वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। एटर्नल आईएएस की पहल आपके जो तैयारी है उसमें काफी मदद कर सकती है, क्योंकि ये कंपाइलेशन है डिफरेंट पेपर्स का, चाहे आपका द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, तो उसका एक कंपाइलेशन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो ये प्रीलिम्स में, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और एज यू नो दैट कि भाई हम जो पेपर है उस जब ये आर्टिकल खत्म होता है, जब वीडियो खत्म होती है, आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं, तो डिटेल से एक एक चीज को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। तो अपना पहला आर्टिकल आज का क्या है कि मे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्केल्स 31 मंथ्स हाई। ठीक है, सो ओवरऑल क्या हुआ है कि जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, पीएमआई जो है, ठीक है, वो पिछले 31 महीनों में अभी तक का सबसे ज्यादा मतलब हो चुका है। 0 से 100 के स्केल के बीच में इसे मापा जाता है। और आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं GS3 से, और GS3 में भी किससे? इकोनॉमी से। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हालांकि पीएमआई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अब जो पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों ने ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स कर रखा है, मान लीजिए, है ना। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एटर्नल आईएएस का ऑफलाइन का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने जो फाउंडेशन उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं 2024 में अपना सिलेक्शन, देन यू कैन ज्वाइन एटर्नल आईएएस। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर एटर्नल आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, वापस लौटते हैं अपने आर्टिकल पे। सो ओवरऑल अगर देखें तो इसको किसके साथ पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है आईआईपी के साथ। तो बेसिकली जिन्होंने जीएस का कोर्स कर रखा है या जिन्होंने एक बार तैयारी करी है या प्रीलिम्स दिया हुआ है, तो उनको इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसका जो इंडेक्स है उसके बारे में जरूर पता होगा। सेकंड बात मैं करूं, इसमें 8 कोर इंडस्ट्री आती है और पीएमआई, इन तीनों को ना कंपैरिजन करके पढ़ा जाता है। अब तैयारी करने का बढ़िया तरीका क्या होता है कि जब आपको इस टाइप का आर्टिकल दिखे और मैं आपको कह रहा हूं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, 8 कोर इंडस्ट्री हो और पीएमआई को, इनको डिफरेंशिएट करके पढ़ा जाता है, तो आपका काम क्या बनता है कि अगर मैं आपको यहाँ पीएमआई के बारे में बता देता हूं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बता देता हूं, तो करंट अफेयर को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है करने का कि घर पे आप एटलीस्ट, जिन्होंने कर भी लिया, जिन्होंने नहीं करा, जिन्होंने करा है वो रिवाइज कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है वो शुरू से 8 कोर इंडस्ट्री, आईआईपी के बारे में पढ़े, कौन उसे रिलीज करता है, क्या उसका हाईएस्ट वेटेज क्या है, लोवेस्ट वेटेज क्या है, बेस ईयर क्या है, पीएमआई और इसमें डिफरेंस क्या है, 8 कोर इंडस्ट्री में 8 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, हाईएस्ट वेटेज किसका है, लोवेस्ट वेटेज किसका है। तो ये करंट अफेयर को पढ़ने का एक तरीका होता है जिससे आपका कोर भी कंप्लीट हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, प्लस करंट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ताकि हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं वो हम यहां पर कर पाए। तो अगर मैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करूं तो ज्यादातर अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर देख लेते हैं हम, तो इसको पब्लिश किया जाता है बाय निकी। ठीक है, और ये कोई एक्चुअल प्रोडक्शन को क्या ट्रैक नहीं करता है, इसके जीडीपी कैलकुलेशन में इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को कवर करता है। अब प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आएगा इन दोनों का मिक्स होके, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तब क्या बोलेगा कि पीएमआई इज ओनली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वहां रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों को कवर करता है। और परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या करता है कि इकोनॉमिक ट्रेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के बीच के जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उनको बताने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसमें क्या है,
500 जो टॉप कंपनीज होती हैं जिसका जीडीपी में बहुत ज्यादा रोल होता है, तो उन 500 कंपनीज को ये कवर करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को कवर करता है, ये याद रखना है। जीडीपी कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं है, इसको पब्लिश करता है निके नाम की कंपनी है, ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्शन को ये ट्रैक नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हमें मेन चीजें पढ़नी थी। अब इसका जो इंडेक्स है ये 0 से 100 के बीच इसको क्या करा जाता है, मापा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बिलो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बिलो 50 है, इट मींस कॉन्ट्रैक्शन हुआ है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को मिला के क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और अगर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 इंडेक्स उसका 50 में लाई करता है, इट मींस कि ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना ही एक्सपेंशन हुआ है। अगर ये 50 से अबव लाई करता है, इट मींस वी कैन से कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों में एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वी कैन से। तो ये 31 मंथ का अभी तक का हाईएस्ट है। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी के अंदर, देश के अंदर बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, ठीक है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, इंपॉर्टेंस हो सकती है कि इट प्रोवाइड द रिलायबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ इकोनॉमी इज डूइंग एज अ होल एंड मैन्युफैक्चरिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है। और इसी की वजह से जो सेंट्रल बैंक है यूज द पीएमआई टू मेक डिसीजन ऑन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और ये डिफरेंट चीजें इसमें शामिल है। तो इसको आप कंपेयर करके पढ़िएगा, पीएमआई को लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए जहां इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए, ये मेंस के लिए, और ये जो वाला सेक्शन ये केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप 8 कोर इंडस्ट्री या आईआईपी, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और प्रीवियस ईयर में कई बार यहां से क्वेश्चन आराम से पूछा गया है, लेकिन पीएमआई पे नहीं पूछा गया, वहां से अगर मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। तो भाई एक आर्टिकल, जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें क्या है कि आरबीआई शुड अडॉप्ट न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस एज इन्फ्लेशन कूल्स, CII दिनेश। तो भैया जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को न्यूट्रल पॉलिसी अपनानी चाहिए, ठीक है। किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं पहली बात ये बता देता हूं कि आप इसको अगेन GS3 से रिलेट कर सकते हैं, अगेन इंडियन इकोनॉमी से इसको रिलेट कर सकते हैं। और यहां पर ये जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से क्या सीखने को मिलता है, इसने कहा न्यूट्रल पॉलिसी, इन्होंने कहा कि न्यूट्रल पॉलिसी को अपनाना चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई। अब 3 टाइप की पॉलिसीज होती हैं आरबीआई की, मॉनेटरी पॉलिसी में 3 टाइप की पॉलिसीज होती हैं। तो अगर हम उन पॉलिसीज के बारे में पता लग जाए तो हमारा यूपीएससी के दृष्टिकोण से हमारा जो काम है वो सीधा हो जाएगा। जैसे 3 टाइप की पॉलिसीज कौन कौन सी है, 1 इज अकोमोडेटिव स्टैंस, सेकंड इज न्यूट्रल स्टैंस जिसकी बात आपके जो है राजेश कर रहे थे, ठीक है, और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। ये 3 टाइप की पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स होते हैं आरबीआई के, जिनके बारे में हमें यहां पढ़ना है इस आर्टिकल से रिलेट करके। इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम तीनों स्टैंड्स पढ़ लेंगे तो यहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है। अब इन्होंने इन्फ्लेशन की बात करी। सो इन्फ्लेशन क्या है, मतलब हिंदी में इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, वैसे इन्फ्लेशन क्या है। सो जनरल राइज इन अ प्राइस over of goods and services over a period of time is called inflation. This is the definition of inflation. So general rise in a price of an goods and services over a period of time. Goods and services जो सेवा है और वस्तु है उनका धीरे धीरे करके समय के साथ क्या बढ़ जाना, दाम बढ़ जाना, क्या कहलाता है, आपका मुद्रास्फीति कहलाती है। और आरबीआई को जो टारगेट मिला है इन्फ्लेशन का, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, +-4, एक तो 4 और +-2 का मिला है, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच क्या करना है, आरबीआई को जो इन्फ्लेशन है उसको बनाए रखना है, ठीक है। खैर
इन्फ्लेशन जो है, ये सारी चीजें आप बेसिक क्लास में पढ़ेंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन यहां पर 3 स्टैंस है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस है, इनकी हम बात करते हैं। देखिए, अकोमोडेटिव स्टैंस, न्यूट्रल स्टैंस और आपका कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टैंस। इसको हॉकिश भी कहते हैं, ठीक है, हॉकिश स्टैंस भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हॉकिश स्टैंस। सो न्यूट्रल में क्या होता है? न्यूट्रल में ये होता है कि बेसिकली जो आरबीआई होता है ना तो पॉलिसी रेट को डिक्रीज करता है और ना ही पॉलिसी रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। और पॉलिसीज अडॉप्ट व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज स्टेबल। मान लीजिए 2 से 6% के बीच इन्फ्लेशन लाई कर रही है, टारगेट में है, देन आरबीआई कौन सा स्टैंस अपनाएगा? न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस अपनाएगा, जहां पर ना तो इंक्रीज होती है जो पॉलिसी रेट्स हैं, ना वो डिक्रीज होते हैं, उनको सेम छोड़ दिया जाता है। मतलब मान लीजिए रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, आपका बेसिकली उसके अलावा सीआरआर है, एसएलआर है, तो इनका रेट सेम कर दिया जाता है, तो वी कैन से कि ये न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस है। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस में क्या होता है कि आपकी बेसिकली जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको घटा दिया जाता है, पॉलिसी रेट्स, ठीक है। सो अकोमोडेटिव स्टेट्स मींस आरबीआई में रिड्यूस द पॉलिसी रेट। क्यों? क्योंकि पैसे की मात्रा को बढ़ाना है आरबीआई को, कहां पर? मार्केट में। मनी सप्लाई को जब बढ़ाना होता है तब अकोमोडेटिव स्टेट्स को अपनाया जाता है। और ऐसा कब होता है? जब स्लो डाउन होता है इकोनॉमी में। जब स्लो डाउन होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, इस सब में स्लो डाउन जब होता है तो लोगों के पास पैसा कम होता है। अब ऐसे में इकोनॉमी में या फिर जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो साइकिल है उसको चलाने के लिए क्या इंजेक्ट करना पड़ेगा? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जब भी मैं बात करूंगा इसका मतलब पैसा होता है। सो लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी मार्केट में, तो उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू होगा तो एम्प्लॉयमेंट बनेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद क्या होगा? डिमांड होगी, डिमांड होने के बाद क्या होगा कि भाई उसकी जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है कि भाई प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था चलती है, सुचारू रूप से काम करती है। तो अकोमोडेटिव स्टैंस अपनाया जाता है, लेकिन ये याद रखना कब अपनाया जाता है? इन केस ऑफ स्लो डाउन, इन केस ऑफ स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस हम करते हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इसका आप जस्ट अपोजिट, अकोमोडेटिव का जस्ट अपोजिट, कि अगर मार्केट में जो टारगेट मिला है आरबीआई को 2 से 6% के बीच क्या रखना है? उसे इन्फ्लेशन रखना है। अगर उससे ऊपर चला जाता है तो आरबीआई को क्या करना है? सकआउट करना है। किसको? लिक्विडिटी को। किससे? मार्केट से। देन आरबीआई क्या करेगा? पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देगा। अगर आरबीआई पॉलिसी रेट्स को बढ़ाएगा तो क्या होगा कि ब्याज दर, महंगी ब्याज दर पर लोगों को पैसा मिलना शुरू होगा और लोग कम पैसा उधार लेंगे क्योंकि महंगी ब्याज दर पर मिल रहा, और इससे क्या होगा? लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाएगी मार्केट में। और यही आपकी जो पॉलिसी है, ओवरऑल जो एजेंडा होता है इस पॉलिसी का, वो यही होता है कि भाई हाई रेट ऑफ अगर इन्फ्लेशन है तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इट मींस जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर, एसएलआर है, उन सब का रेट बढ़ा दिया जाता है और मार्केट से लिक्विडिटी को कम किया जाता है। और इसी स्टैंस को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंस को कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या फिर हॉकिश स्टैंस भी इसको कह सकते हैं। तो ये 3 टाइप के स्टैंस है और प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऐसी संभावना है, ठीक है। अब बस शर्त यह है कि ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है। इस पर जब क्वेश्चन बनेगा ना, एज सिंपल एज दैट क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए ना तो फिर चीजें आसान हो जाती है। ये चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। सो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 टेस्ट फायर्ड ऑन इन उड़ीसा। तो अभी अग्नि 1 जो है, अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 वाज कैरिड आउट बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड फ्रॉम एपीजे कलाम अब्दुल कलाम आइलैंड फ्रॉम उड़ीसा ऑन थर्सडे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अग्नि 1 के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है यहां पर? इन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा भाई, क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल? अखबार को, न्यूज़पेपर को, द हिंदू को, कोई भी एक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड मतलब न्यूज़पेपर, इट मीन्स कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें या द हिंदू पढ़ें,
उसका एक जो स्टैंडर्ड लाइंस होती है ना, उस पर ध्यान देना है आपको। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? अग्निवन, मतलब जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी सब समझ जाएंगे कि ठीक है, अग्निवन के बारे में इनकी सीरीज है 5, अग्नि 5 तक अभी हम बना चुके हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? अब जो नया नया पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो पता होना चाहिए ना कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। तो यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल में बताऊंगा। अच्छा, बैलिस्टिक बता दिया और क्रूज मिसाइल नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में ही कंपैरिजन होता है बेसिकली। किस टेक्नोलॉजी पे ये काम करते हैं? अग्नि बेसिकली आपकी जो मिसाइल है वो बेसिकली उसकी कितनी सीरीज है, किस प्रोग्राम के तहत वो आती है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, तो मिसाइल क्या होती है? मिसाइल इज अ अनमैन्ड टारगेट गाइडेड वेपन। मिसाइल इज अ अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल हम कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है अपने टारगेट को। उस पर एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और उस टारगेट को बेसिकली हिट करने के लिए तो है मिसाइल का यूज किया जाता है। तो वी कैन से ये आपकी मिसाइल होती है। ठीक है, और मिसाइल में अग्निवल मिसाइल के बारे में देख लेते हैं पहले कि ये क्या है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आज मिसाइल के बारे में इतनी सारी चीजें बताऊंगा कि साइंस एंड टेक में GS3 में साइंस एंड टेक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। इसको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा यहां से। सो जब साइंस एंड टेक में आप पढ़ोगे ना दोबारा से फाउंडेशन कोर्स में, तो वहां आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से मिसाइल वगैरह, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। इतनी चीजें बताऊंगा। मीडियम रेंज मिसाइल है, क्या होती है देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी देखते हैं। किसने डेवलप किया है? DRDO ने करा है। ठीक है, और ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए कि भाई वॉज कंसीव बाय द रियोन साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू इनेबल इंडिया टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस। ठीक है, अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए करा। ये सिंगल स्टेज मिसाइल है दैट वाज डेवलप आफ्टर द कारगिल वॉर। तो इसको कब डेवलप किया गया था? कारगिल वॉर के बाद डेवलप किया गया था। ठीक, अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है। ठीक है, हालांकि ये लिखा हुआ है लेकिन मैं समझा देता हूं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल आपकी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकती है और शॉर्ट रेंज मिसाइल भी हो सकती है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, इस पर ना एक टारगेट फिक्स किया जाता है, एक टारगेट फिक्स किया जाता है और लंबी दूरी तक न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे अग्नि 5 है, 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता होती है। अगला पॉइंट क्या है कि एक ट्रेजेक्ट्री या फिर एक पैराबोला पाथ चूज करती है। इट मींस कि मान लीजिए हमने इसको यहां पर अग्नि 5 हम छोड़ रहे हैं यहां से, और ये हमारा टारगेट है, तो इसका जो बेसिकली क्या होगा कि पहले ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी। बाहर जाने के बाद ग्रेविटी के थ्रू, और जो इसमें टारगेट लॉक है उस टारगेट पर गिरेगी जाके। तो इसने जो पाथ फॉलो करा है, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को ये क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है, और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है, हमारे पास अग्नि है, ठीक है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है बैलिस्टिक मिसाइल के। अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जाम्पल हैं। और रेंज के अकॉर्डिंग ना हमारे पास कुछ मिसाइल हैं, जैसे 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये भाई हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। कैसी है? शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अगर 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की अगर हम बात करें तो वी कैन से ये क्या है? सॉरी, 1000 से 3500 किलोमीटर की बात करें, हम 3500 किलोमीटर की बात करें, तो वी कैन से ये आपकी है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और 3500 से लगभग 5500 की बात करें, ठीक है, तो वी कैन से ये है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है।
और 5500 से अगर ऊपर का इसमें क्या है मारक क्षमता है 5500 किलोमीटर से ऊपर की, देन वी कैन से ये क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अपोजिट में हमें क्रूज मिसाइल पढ़नी है। तो देखिए क्रूज मिसाइल का जो टारगेट होता है वो मतलब वो उसकी जो मारक क्षमता होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल से कम होती है। क्रूज मिसाइल रैमजेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। किस पे? रैमजेट पे। इट मींस कि जैसे ये आपकी मिसाइल है तो रैमजेट में क्या होता है कि मिसाइल के यहां पे ना कैप लगा हुआ होता है, तो जब वो हट जाता है आगे जाके तो इसमें जो फ्यूल होता है तो यहां से बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है हवा एंटर करती है बहुत ज्यादा स्पीड में। तो यहां पर जो फ्यूल होता है तो उसमें ना उसका छिड़काव होता रहता है, और यहां पर इसमें क्या होता है कि एक लाइटर टाइप का कुछ होता है तो स्पार्क करता है तो वो उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, और उसकी वजह से ये क्या करती है आगे बढ़ती रहती है। सो ओवरऑल इसमें क्या है टारगेट फिक्स किया जाता है, क्रूज मिसाइल में टारगेट को फिक्स किया जाता है, और क्रूज मिसाइल में जब टारगेट को फिक्स किया जाता है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता है। और एक बार जैसे टॉप गन मूवी देखी है आपने, आई होप टॉप गन देखी होगी। एक मूवी है टॉप गन, तो टॉप गन में जो टॉम क्रूज मान लीजिए कोई मिसाइल छोड़ रहा है तो वो कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। हमारे पास क्रूज मिसाइल के एग्जांपल हैं ब्रह्मोस, निर्भया, ठीक है, निर्भया ब्रह्मोस आर द एग्जांपल ऑफ द क्रूज मिसाइल, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है वो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक इस स्पीड में ये चलती हैं। और आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो क्रूज मिसाइल से ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा पाथ कवर करना होता है। ये अप टू 25 मैक तक की स्पीड जनरेट कर सकती है या इसकी स्पीड हो सकती है, जबकि क्रूज मिसाइल की जो स्पीड है वो 5 मैक तक ही बेसिकली देखी गई है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि आप क्या सोचोगे कि यार ये तो क्रूज मिसाइल है, छोटी मिसाइल है, ज्यादा स्पीड होगी, नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल की जो स्पीड है वो क्रूज मिसाइल के मुकाबले ज्यादा होती है। और इसी के तर्ज पर 2023 में प्रीलिम्स में, हाल ही में जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए अग्नि क्लास की मिसाइल है, तो अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है वो 700 से 800 है, अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर 3 की है, 4 की 3500 किलोमीटर है, 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम जो है वो रिप्लेस करेगी अग्नि 1 को, ठीक है। तो ये सारी की सारी अग्नि जो मिसाइल है उसकी सीरीज है, ठीक। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। हु शुड ओन द वर्ल्ड लिथियम। देखिए लिथियम इतना ज्यादा न्यूज में रहा है, कैसे न्यूज में रहा है, जम्मू कश्मीर में हमें मिला, जम्मू कश्मीर के अलावा अभी हमें कहां पर मिला है लिथियम, जस्ट राजस्थान में मिला है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है इसका यूज कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और जिस प्रकार से हम कार्बन के प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं वहां पर लिथियम की, भैया हमें लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए लिथियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो राजस्थान में नागौर जिला है एक, तो वहां पर बहुत ज्यादा भंडार देखने को मिले हैं इसके, जम्मू कश्मीर में इसके भंडार देखने को मिले हैं। और जब से हमें पता लगा है तो इंडिया 5th लार्जेस्ट रिजर्व रखने वाला देश हो गया है, ठीक है, लिथियम रिजर्व के केस में। और जो सबसे पहला देश है वो भी आपको जस्ट पता लग जाएगा, वैसे चिली है, मैं बता देता हूं, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में अलग है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि हाल ही में अभी प्रीलिम्स में 2023 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनमें से कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मात्रा में कर रही है, तो आप क्या बताओगे, है ना। तो वहां पे ऑप्शन था ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसका आंसर था। तो ऐसे ही लिथियम के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके प्रोडक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, इसके प्रोडक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसके सारे के सारे एंगल्स को कवर करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो लिथियम है उसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है।
तो आप घबराना मत। अगर आपसे व्हाइट गोल्ड के नाम से क्वेश्चन पूछ ले तो आप घबराना मत, क्योंकि लिथियम इज ऑल्सो डब्ड एज व्हाइट गोल्ड। ठीक है, सो लाइटेस्ट एंड द लीस्ट डेंस मेटेरियल है, ग्रे शाइनी नॉन फेरस एल्कलाई मेटल है। नॉन फेरस का मतलब क्या होता है, देखो जिसमें आयरन की जो मात्रा है, ठीक है, आयरन की जो मात्रा है वो कम हो, ठीक है, तो वो होता है आपका नॉन फेरस। ठीक, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या क्या यूज है इसके, इसको रिमूवर ऑफ इंप्योरिटीज के लिए यूज किया जाता है। कहां पर, आयरन में, निकल में, कॉपर में, जिंक में। ठीक है, इनिशिएटर ऑफ पॉलीमराइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रबर में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाइट वेट है तो लिथियम मैग्नीशियम अलॉयज के लिए यूज हो जाता है। आयन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज के लिए इसको यूज किया जाता है, लिथियम आयन बैटरीज के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, लिथियम इन रिचार्जेबल बैटरी, सेल फोन, लैपटॉप, ई मोबिलिटी, है ना, तो डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। लेकिन लिथियम का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है, सबसे ज्यादा जो भंडार है वो किसके पास है, चिली के पास है। चिली के बाद किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। आपने करंट अफेयर में सुना होगा लिथियम ट्रायंगल, तो जब भी आपसे लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज पूछी जाए तो चिली, बोल्विया और पेरू, चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत आती हैं, जहां पर लिथियम के बहुत ज्यादा भंडार हैं। ठीक है, और इंडिया फुली इंपोर्ट डिपेंडेंट है फिलहाल। हांगकांग ने हमें सबसे ज्यादा करा था, फिर चाइना और यूएसए से हमने क्या करा है, इंपोर्ट करा है लिथियम को। और अगर हम देखें जब से हमें जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम मिला है नागौर में, तब से हम इंडिया के वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स हो गए हैं, कि सबसे ज्यादा 5th लार्जेस्ट हमारे यहाँ रिजर्व है किसका, लिथियम का। तो हम उससे बहुत सारी चीजें, मतलब हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, अगर टॉप इंपोर्टर देखा जाए तो इसमें चाइना है, कोरिया है, जापान है, यूएसए है, रशिया है। तो भारत मतलब काफी नीचे पायदान पर आता है, 8वें 10वें स्थान पर आता है। ठीक है, सो ये दिस इज ऑल अबाउट द लिथियम जो रिजर्व है उसके बारे में। सो हाल ही में क्या हुआ है कि जो नेपाल के पीएम हैं वो भारत के दौरे पर आए और बहुत सारी चीजें उन्होंने साइन करी है, उसके बारे में मैं यहां पर बताऊंगा आपको। सो इंडिया नेपाल साइन पैक्ट ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट, तो आप इसको आईआर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से, जैसे नेपाल के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो यार पढ़ने का ना बड़ा सिंपल सा फंडा है अपना, कि भाई अगर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि इसके बेसिक को भी पढ़ते चले जाओ। जैसे नेपाल के साथ हमारे क्या क्या विवाद है, जैसे सबसे बड़ा विवाद हमें दिख रहा है काला पानी विवाद है, तो उस पर एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। करंट अफेयर के माध्यम से भी कॉन्सेप्ट या कोर को पढ़ा जा सकता है, टॉपिक को कवर किया जा सकता है, क्योंकि ये लगातार चीजें न्यूज में रहती हैं। कहां कॉर्पोरेशन है, कहां हमारा कॉर्पोरेशन है, कहां हमारी लड़ाई चल रही है। चाइना को काउंटर करने के लिए नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है, नेपाल चाइना के साथ ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे हमें आगे जाके समस्या हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी अगर माइंड खुलेगा तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, तो तभी जाके बात बनेगी कि क्या क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में। स्पून फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है आप वो भूल जाइए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा खुद से मेहनत करोगे उतना ज्यादा मंजिल के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये जब दौरे पे थे तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं, तो बता देते हैं आपको। यस, एक ट्रांजिट एग्रीमेंट है साइन बिटवीन 2 कंट्रीज। जो नेपाल है वो एक्सेस कर सकता है इनलैंड वाटरवेज भारत के। ठीक है, अब इसकी वजह से वाटरवेज पढ़ सकते हैं, या फिर नेपाल और इंडिया का रिलेशन पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन किया है, तो हम 10,000 मेगावाट किससे लेंगे, नेपाल से लेंगे। अगला न्यू पाइपलाइन सिलीगुड़ी से लेकर झापा तक जो है, नेपाल के झापा जो एरिया है वहां तक हमारी एक न्यू पाइपलाइन जाएगी। ठीक, एक एमओयू साइन हुआ है फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, पंचवरेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसको टाइम से
कंप्लीट करना है, ठीक है। इनॉग्रेशन कार्गो ट्रेन फ्रॉम बाटनाहा इन इंडिया टू नेपाल कस्टम यार्ड, ठीक है। तो ये है, सो नेपालगंज इन नेपाल एंड रुपैदिया ऑन इंडिया साइड, तो ये एक चेक पोस्ट है जो बनी है, और एक रामायण जो सर्किट है उसको डेवलप करने की बात हुई है। तो डिफरेंट चीजें हैं जो इंडिया और नेपाल के केस में अभी हाल ही में हुई हैं, ठीक है। तो भाई अभी क्या है थी, नेक्स्ट आर्टिकल है और लास्ट आर्टिकल है आपका। तो अभी क्या है कि जो हमारी अहिल्या होलकर हैं, ठीक है, ठीक है, अहिल्या होलकर हैं, तो उनका क्या था, अभी एनिवर्सरी थी, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या कहें, जयंती थी ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अहिल्या जो नगर है, अब इन्होंने जो महाराष्ट्र में जो बेसिकली अहमदनगर है जो महाराष्ट्र के वेस्ट पार्ट में पड़ता है, इसका नाम बदलकर अहिल्या देवी जो नगर है उसको रखने की बात की गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका रोल क्या रहा है, ठीक है। एज अ हिस्ट्री में GS1 से आप इनको जोड़ सकते हैं, GS1 में प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहमदनगर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अहमदनगर का नाम अहमदनगर कैसे पड़ा। पहली बात तो 1486 में जो मलिक अहमद निजाम शाह है वो PM बना, किसका, बहमनी जो है, बहमनी सल्तनत का। अब क्या हुआ कि इसने अपने ही राजा के खिलाफ विरोध किया उसका, एंड देन उसके बाद फाइनली 1949 में जब ये जीता बेसिकली उस बहमनी साम्राज्य को, तो एक अहमदनगर इसने बनाया 1494 में बनाया, और सीना रिवर के जो लेफ्ट में बनाया, और अपने ही नाम पर एक नगर का नाम रखा महाराष्ट्र में, उसका नाम है अहमदनगर, ठीक है। तो ये थी स्टोरी अहमदनगर को सेटअप करने के पीछे। अहिल्याबाई होलकर कौन है, तो भाई इनका जो है एक चौंडी विलेज है अहमदनगर में, वहां इनका जन्म हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1725 में, और 1795 में इनकी क्या है, डेथ हो गई थी, ठीक। सो अहिल्याबाई है टू कंट्रोल ऑफ मालवा आफ्टर हिज हस्बैंड डेथ। तो इनकी जब शादी हो गई, ठीक है, तो शादी के बाद जब इनके जो हस्बैंड है वो एक जो खांडे राव है, उनकी एक बैटल था, बैटल ऑफ कुंभेर अगेंस्ट द किंग ऑफ भरतपुर इन 1754 में जब उनकी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने मालवा पर जो है अपना कंट्रोल लिया था। और ये जानी क्यों जाती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, इनकी इंपॉर्टेंस है मंदिरों को सेटअप करने की। जो आप विश्वनाथ टेम्पल देखते हो ना, ठीक है, जो आप विश्वनाथ टेम्पल देखते हो ना वाराणसी में, वो इनके द्वारा ही बनवाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंस है। सोमनाथ टेम्पल जिस पर बार बार आक्रांताओं ने आक्रमण किए, उस पर जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो बेसिकली रिपेयर है वो इन्होंने करवाया, ठीक है। विथ टेम्पल्स एंड रेस्ट एरियाज इन केदारनाथ, श्रीशैलम, ओमकारेश्वर, उज्जैन, अहिल्याबाई कंट्रीब्यूट टू द इंप्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज एट अदर होली साइट्स होस्टिंग ज्योतिर्लिंग 2। तो डिफरेंट जगह इन्होंने काम किया, इसलिए यहां पर इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के 2023 के प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम देंगे अगली क्लास में, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच डिफरेंस पूछा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 एंड क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बीच डिफरेंस पूछा हुआ है। तो आपको आंसर बताना है ABCD, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगर कोई आंसर गलत देता है तो कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारी इस पहल से काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की, क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PSC हो, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हो, UPSC हो, या कोई वनडे एग्जाम हो, तो उनको सबको फॉरवर्ड कीजिए, बहुत काम आने वाला ये आपका करंट अफेयर की क्लास जो है एटर्नल IAS ने करी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज।
एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आंसर आप, जो क्वेश्चन आज आपको दिया है उसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में एक नए करंट अफेयर की क्लास के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।